हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। कौन सा चैप्टर चल रहा है? वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर और एनर्जी। अब हम लोग को पढ़ना था कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा को, यही ना? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं सबका SI मात्रक जूल होता है। जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं सबका SI मात्रक क्या होता है? जूल। और CGS मात्रक अर्ग होता है। जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं उसका SI मात्रक क्या होता है? जूल। CGS मात्रक क्या होता है? अर्ग। और सभी प्रकार की ऊर्जाएं अदिश राशि, क्योंकि ऊर्जा की कोई दिशा नहीं है। जिस जिस से कार्य करने की क्षमता आती है वो सब ऊर्जा है। जैसे अभी आपके कलम में इंक है, उससे आप में कार्य करने की क्षमता आती है, वो रासायनिक ऊर्जा है। अभी आप सुबह घास फूस खा के आए होंगे तो सूर्य के प्रकाश के कारण वो घास फूस आप खाए हैं, तो प्रकाशीय ऊर्जा हो गया। बोलो न रे। तो ध्वनि अभी हम आप सुन रहे हैं, सुनकर आप में कार्य करने की क्षमता आ रही है, तो ध्वनि भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। कभी आप गर्म होते हैं तब आप में कार्य करने की क्षमता होती है, कभी आप ठंडा होते हैं तब आप में कार्य करने की क्षमता होती है। तो गर्म होना भी, आप गर्म हो जाते हैं तो आप में कार्य करने की क्षमता आती है। कहते हैं ना हम गर्मा गए, हम मारिए देंगे। कार्य करने की क्षमता आई ना। ठंडा में मारते हैं किसी को? जब हम गर्माते हैं तब क्या करते हैं? क्या करते हैं रे? मारते हैं। तो गर्म होने के बाद हमें कार्य करने की क्या आती है? क्षमता। तो ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ध्वनि अभी हम बोल रहे हैं, आप में कार्य करने की क्षमता आ रही है, ध्वनि भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये सब एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें कार्य करने की क्षमता आती है। बोलो। आश्चर्य भरी निगाहों से क्यों देख रहा है हमको? क्या ऐसा हम बोल रहे हैं? हाँ पगल, इतना भी सीरियस नहीं होना है। शादी ब्याह के बाद यहाँ नहीं चल रहा है। बाप रे बाप। फिजिक्स चला, इतना सीरियस थोड़े होना है। लगता है कोई मर गया है, ये लोग मातम में आके बैठ गया है। बैठ चुट्टा है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा का। अब कार्य करने की क्षमता अलग अलग चीजों से आती है, तो अलग अलग चीजें ऊर्जा है। ऊर्जा का अलग अलग रूप है। हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। हाँ। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सही है ना? और ऊर्जा, सभी प्रकार की ऊर्जाओं का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल है। और ऊर्जा की कोई दिशा नहीं, इसलिए ऊर्जा एक अदिश राशि है। सही है ना? तुम लोग होशियार है रे। चिल्वा देखो, कार्य करने की क्षमता को सभी प्रकार की ऊर्जा का सही मात्रक, CGS मात्रक, कार्य क्या है? अदिश राशि है। अब देखो कार्य कितना प्रकार का होता है। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा हो गया E बराबर mc²। नाम सुने हो? द्रव्यमान ऊर्जा से ही परमाणु बम बना था। क्या बना था? पर ये दिया था आइंस्टाइन ने, ये समीकरण दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। सूर्य की ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ऊर्जा।
जैसे अभी आपका पंखा चल रहा है, ये सब यांत्रिक ऊर्जा है। हम एकरा में विद्युत दिए हैं, ये कौन ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा है। बोलो, हम इसमें विद्युत दिए हैं, ये विद्युत ऊर्जा है। बोलो न रे। ये चल रहा है, ये कौन ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा। सही है। द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा होगी द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश के कारण जो ऊर्जा होगी सूर्य की ऊर्जा, नाभिक के कारण जो ऊर्जा होगी नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक के कारण ऊर्जा होती है परमाणु रिएक्टर में। हम लोग धीरे धीरे इस सब एक चैप्टर के रूप में आपके सामने आएगा, एक टॉपिक के रूप में आपके सामने आएगा। जैसे ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि एक चैप्टर है 7-8 पन्ना का। उष्मीय ऊर्जा है, उष्मीय ऊर्जा एक चैप्टर है 10 पन्ना का। हाँ, उसके बाद विद्युतीय ऊर्जा 10 पन्ना का एक चैप्टर है। रासायनिक ऊर्जा पूरा केमिस्ट्री है। प्रकाश ऊर्जा 12-13 पन्ना का एक चैप्टर है। यहाँ जो हम लोग मेनली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा पढ़ेंगे? फिर द्रव्यमान ऊर्जा, ये भी एक टॉपिक है जो अभी हम लोग पढ़ लेंगे। नाभिकीय ऊर्जा तो एक कंप्लीट टॉपिक है जो केमिस्ट्री में पढ़ना है। ये सभी कहीं ना कहीं चैप्टर या टॉपिक बनकर आगे मिलेगा। यहाँ खाली आपको ये समझना है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है। वैसे थोड़ा थोड़ा हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में भी जानते हैं। अच्छा, चला कभी ये सोचो परमाणु बम फटेगा तो क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सब लोग मर जाएंगे। बोलो न रे। लेकिन परमाणु बम अगर फटेगा तो क्या होगा? सुन लोगे तो तेरी भी फट जाएगी। हम लोग जो कहते हैं हे परमाणु में बम न है, परमाणु बम इज टू डेंजरस। आइंस्टाइन ने इसको खोजा और आइंस्टाइन को इसके लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट भी था। कि परमाणु बम का मामला क्या है चला कि जैसे पानी गर्म कितना पर होता है? 100 डिग्री सी पर। बोलो न रे। पानी गर्म कितना पर होता है? 250 डिग्री सी पर हमारा शरीर जल जाएगा, राख हो जाएगा। कितना डिग्री सी? मतलब अगर किसी की लाश को जलाना है, कितना डिग्री सी? 250 डिग्री सी। बोलो न रे। और अगर लोहा को पिघलाना है तो 1200 से 1500 डिग्री सी। ठीक है। सबसे हार्डेंड मटेरियल है टंगस्टन, उसको पिघलाना है 3300 डिग्री सी। 3300 से 3500 डिग्री सी में वो पिघल जाएगा। अगर परमाणु बम फटा, 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट होगा। अभी जो हम बोल रहे हैं और आपके कान तक जा रहा है 332 मीटर पर सेकंड है। परमाणु बम फटा तो 1 करोड़ मीटर पर सेकंड के वेग से आएगा वो। नहीं समझा? अगर परमाणु बम फटा तो 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट होगा और उसका वेग भी होगा 1 करोड़ मीटर पर सेकंड। हम जो अभी बोल रहे हैं 332 मीटर पर सेकंड। पतो चलने देगा? तुम तो छोड़ो, ईटा जितना दिख रहा है ना तोरा, ईटा सब राख हो जाएगा। लोहा लक्कड़ ईटा ये सब क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। मतलब एकदम पिघल के ना, जल के। पिघलेगा नहीं, जल के राख हो जाएगा। तो पहला परमाणु बम जो गिराया गया था अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 है ना था रे। उसके बाद जापान पर गिराया गया था। अब दूसरा चला E बराबर mc² देखो क्या है। 1 किलोग्राम, ऑस्ट्रेलिया को जान रहे हो ना? ऑस्ट्रेलिया अमीर है, अमेरिका अमीर है, उसके पास कुछ ऐसे संसाधन, जापान तुरंत रिकवर कर गया। परमाणु बम गिरने के बाद भी, जापान की विश्व युद्ध में हार होने के बाद भी जापान रिकवर कर गया। एक होता है यूरेनियम चला, 5000 ट्रक कोयला जला दो। कितना ट्रक? 5000 ट्रक कोयला कितना होगा? 5000 ट्रक।
ई रूम में 50 ट्रक नहीं अटेगा। हम कितना ट्रक कोयला की बात कर रहे हैं? 5,000 और जोड़ दो, 10,000 ट्रक। 10,000 ट्रक कोयला में आग लगाओ, जितना उष्मा देगा 1 किलोग्राम यूरेनियम उससे ज्यादा उष्मा देगा। इतना यूरेनियम ले लो और उसमें आग लगा दो, 10,000 ट्रक कोयला जितना उष्मा देगा उतना, इतना यूरेनियम में आग लगा दोगे तो उतना उष्मा। ये पूरा पटना को तहस नहस करने के लिए 200-300 ग्राम यूरेनियम काफी है। इसीलिए परमाणु बम किसी को बनाने का परमिशन नहीं था, इवन भारत को भी नहीं था। हम लोगों ने भी चुपे चाप बनाया, पाकिस्तान को तो एकदम में नहीं था। और नहीं बनाते चला तो चाइना जैसा देश जो है अभी कहता कि मारें क्या, दें परमाणु बम क्या। एक बार जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, उस टाइम की अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कहानी बड़ी फेमस है कि पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध चल रहा था 1999 में ना, कारगिल वॉर उसी टाइम ना था। उस टाइम बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1999 में कोई कितने लोग पैदा हो गए थे? बहुत कम लोग, मतलब तुम लोग पैदा भी नहीं हुई थी उस टाइम हम लोग युद्ध देखे थे। आई ऑल्सो सी दैट। अब तुम समझो कि 1999 में जब युद्ध हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया का, तो बीच में आया अमेरिका। कौन आया? वो बीच में बहुत आता है, क्योंकि भैया वो सुपर पावर है। बीच में आया उन्होंने कहा कि भैया युद्ध रोक दो, न तो परमाणु बम गिरा देगा पाकिस्तान। ये नहीं कहा कि युद्ध क्यों कर रहे हैं, आप भी मत कीजिए, वो भी नहीं करेगा। बोला कि भैया युद्ध रोक दो ना, तब परमाणु बम गिरा देगा पाकिस्तान। तो उस टाइम के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि छोटा सा पाकिस्तान है ना, उन्होंने कहा कि हमने आधा हिंदुस्तान खत्म मान लिया है, लेकिन अगली सुबह तक पाकिस्तान विश्व के नक्शे में नहीं रहेगा। पाकिस्तान के नाम पर खून खोलने लगता है तुम लोग, है ना रे? हाँ? मार देना है साले को, काट देना है। आए तेरी। मतलब उन्होंने कहा कि हमने आधा हिंदुस्तान समाप्त मान लिया है, लेकिन मेरा परमाणु बम दो जगहों पर है, एक भारत के इस छोर पर, एक भारत के उस छोर पर। उधर वाला को हमने समाप्त मान लिया है, लेकिन अगले दिन पाकिस्तान विश्व के नक्शे, क्योंकि उसको तो भारत को खत्म करने के लिए 2 परमाणु बम चाहिए, उसको खत्म करने के लिए ये को चाहिए, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तब सोच लिया पाकिस्तान की भैया अब युद्ध को विराम देने के अलावे दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब युद्ध में विराम लगा था और हम लोगों की जीत हुई थी। कहने का मतलब ये हुआ। और इसको बनाया किस चोट्टे ने? इस चोट्टा का नाम था आइंस्टाइन। नाम सुना है ना? महाधूर्त। इसके धूर्तता की कहानी तुम पूरे फिजिक्स में सुनोगे। इन नोबेलो जो लिया ना, वो गलते तरीके से लिया। इन नोबेल जिस खोज के लिए लिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, वो खोज हर्ट्ज ने किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। आई छोटा जबरदस्ती घुस के व्याख्या करके नोबेल ले लिया। मतलब खोज किसी और का, अब व्याख्या किया किसने? आइंस्टाइन ने। और नोबेल ले लिया ये 1921 में। कौन ले लिया? आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन थोड़ा सा धूर्त वैज्ञानिक था, सापेक्षिकता का सिद्धांत यही दिया था और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यही दिए थे। तो इन्होंने लेकिन बाद में ये रिग्रेट किया कि हमको द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा जो सबसे बड़े लोग थे, जो सबसे पावरफुल लोग थे, उनको हो गया, और जो सबसे छोटा था उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो गया। जैसे अभी नेपाल उपाल है, कोई जाके दो धक्का मार देता है, ए चुप रहो, कोई कुछ कह देता है, लेकिन क्या भारत को कोई आंख दिखा पाएगा? चाहे जस्टिन ट्रूडो हो, आकि मूडो हो,
कोई आंख दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हम लोग एटमी देश हैं। पहले चला होता था, अब देखो इसका फायदा था बहुत ज्यादा, लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा किया, कुछ देशों ने इसका यूज भी किया। हमारे यहाँ बिजली 9.5 रुपया यूनिट है। कितना रुपया यूनिट है? आप चले जाओगे जापान में, जापान में बिजली 0.0001 पैसा प्रति यूनिट। यानी अगर हम अपने घर का बिजली बिल 17,000 रुपया पर मंथ देते हैं, तो अगर हम जापान में रहते तो वहां बिजली बिल हम 30-40 पैसा पर मंथ देते हैं, मुश्किल से 60 पैसा। अब चला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? अब बताओ, बिजली अगर आसानी से उपलब्ध होने लगे तो लोग बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ जाएंगे? अभी तुम्हारे जीवन से सब कुछ रहने दें, एगो बिजली काट दें, तुम अगल बगल देखो क्या क्या तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। एक तो बोर्ड नहीं रहेगा, कैमरा नहीं रहेगा, पंखा नहीं रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जगह तू सांस खींचता है, मोबाइल नहीं रहेगा। तो मोबाइल नहीं रहेगा तो इससे भी 10 दिन में मर जाएगा तो, नहीं मर जाएगा? अभी मोबाइल अगर ले लिया जाए तो 10 दिन मुश्किल से लगेंगे तुमको अंतिम अंत्येष्टि होने में। इसलिए चला कि वही तो हर अभी सब कुछ है, तो ये सब चीज नहीं रहेगा। ये आ गया तो हम लोग कितना तेजी से विकास कर रहे हैं। अभी बताओ, जब एलईडी नहीं था तो हम लोग बिजली बच की जितना पूर्ति होना चाहिए उतना ही नहीं कर पा रहे थे, तो बोर्ड कहां से लगाते हैं? पहले तो मूल बात थी कि रोशनी और पंखा दे दिया जाए, पहले रोशनी दे दिया जाए, रोशनी गया तो बिजली बच गया तो पंखा यूज हुआ, फिर बिजली बच गया कूलर यूज हुआ। अब क्या हुआ कि भैया एलईडी का आविष्कार हो गया। एलईडी जितना से 10 घरों में बिजली अभी जा रही है, उतना से पहले एक घर में बिजली जाता था, जाता था ना। अब हमारे पास बिजली की बचत हो रही है, तो अब हम लाइट एलईडी बोर्ड के बारे में सोच रहे हैं, कैमरा के बारे में सोच रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये क्या पहले हम सोच पा रहे थे? नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली ही बहुत ज्यादा महंगी है थी, और जितना प्रोडक्शन था उससे ज्यादा का कंजम्पशन था। अब चला वो लोग, लेकिन क्या करता है वो लोग, न्यूक्लियर रिएक्टर से हम लोग कोयला जला के बिजली पैदा कर रहे हैं। एनटीपीसी सुना है कि नहीं? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। वहां हम लोग कोयला जला के बिजली पैदा कर रहे हैं, पन बिजली पैदा कर रहे हैं पानी से। लेकिन वो लोग क्या कर रहा है, चला न्यूक्लियर रिएक्टर, वही यूरेनियम, 1 किलोग्राम यूरेनियम से कितना कितना बिजली वो लोग पैदा कर ले रहा है। तो आप कहिएगा हम लोग कहीं नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं जो हम लोग आगे जाएंगे तो बात करेंगे। ये था द्रव्यमान से ऊर्जा का समीकरण, दैट इज ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर क्या चला? एम सी स्क्वायर। अब तुम गौर से देखो, ई बराबर एम सी स्क्वायर कितना खतरनाक। ये कौन दिया था? कौन दिया था? आइंस्टाइन दिया था। क्या दिया था? ई बराबर, ई क्या है? ई है ऊर्जा। ई है वेग, जो होता है 3 × 10⁸ सही है ना? तो E बराबर एम सी स्क्वायर में E बराबर एम, एम का मान लेते हैं 1 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है? 1 किलोग्राम हम यूरेनियम लेते हैं। ए का गुना सी स्क्वायर, यानी 3 × 10⁸ 8 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो E बराबर कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻16 जूल हो जाएगा। अरे पावर पे पावर गुना ना होता है, 3 × 3 = 9, 10 × 10 कितना? 16। बोलो हाँ या ना? तो चला 10 के पावर 5 तक कितना? 1 लाख है। 10 के पावर 5 कितना? 10 के पावर 6। नहीं बोलेगा? यहाँ भोज खाने आए हैं।
10 के पावर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बोलो न रे, 14, 15, 16, गुना 9, गुना कितना 9, उतना जूल उष्मा 1 किलोग्राम यूरेनियम से निकलेगा। उतना जूल उष्मा चला कितना किलोग्राम यूरेनियम से? 1 किलोग्राम। तब समझ लो तुम कितना खतरनाक है ये यूरेनियम। और हमारे यहाँ चला है, ऐसा चीज है हमारे यहाँ जिसको हम लोग थोरियम कहते हैं। थोरियम का विशाल भंडार है हमारे यहाँ, लेकिन यूरेनियम हमारे यहाँ नहीं है। अब यूरेनियम हम जरा जिस देश से लेते हैं वो हमें बहुत महंगे दाम पर बेचता है। तो इससे यूरेनियम से दो काम है, एक तो हथियार बनाइए, दूसरा क्या बनाइए, बिजली पैदा कीजिए। तो देखना, इसको हम यूरेनियम परमाणु का दो प्रकार से समझौता होता है, एक सैन्य समझौता, एक असैन्य समझौता। तो असैन्य समझौता के तहत आपको यूरेनियम दे देगा कोई भी कि आप बिजली पैदा कीजिए, उससे देश का विकास कीजिए, लेकिन सैन्य समझौता के तहत यूरेनियम आपको देगा नहीं। हम लोगों को भी नहीं मिलता है, भारत को भी नहीं मिलता है। हम लोग असैन्य समझौता के तहत लेके आप फिर उसको परमाणु बम हम लोगों ने बनाया। और अन्य लोग भी अगर है, सब बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे चला तो हम लोग किसी से डर के क्यों रहेंगे? कुछ लोग जो सुपर पावर अपने आप को कहते हैं, वो उनके पास यूरेनियम है, वो किसी को देवे नहीं करता है, यूरेनियम किसी को देता नहीं है। तो कहने का मतलब यही समीकरण जो है दिया था किसने? आइंस्टाइन ने। इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। कौन समीकरण कहते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, दैट इज E बराबर mc²। यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार का होता है, वो गतिज ऊर्जा, एगो स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का? दो प्रकार, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। इस पर तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। गतिज ऊर्जा क्या है? चला, अगर कोई वस्तु गति में है तो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम दौड़ रहे हैं, हम मेरे सामने में कोई आ जाएगा तो हम उस पर कार्य करिए न देंगे, बोलो न रे। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे मान लो ये मोबाइल की स्थिति है, अभी इसमें कार्य करने की क्षमता है, अगर कपाड़ फोड़ देगा, फोड़ दें, क्या कहेंगे? अभी इसमें चला कार्य करने की क्या है? क्षमता है। इसकी स्थिति के कारण इसमें कार्य करने की क्षमता है, तो इसकी इस ऊर्जा को हम लोग कौन ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। पंखा भी चल रहा है, इसके अभी गिर जाए तो उसकी गति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता है, तो कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। अगर किसी में गति के कारण कार्य करने की क्षमता है तो गतिज ऊर्जा, अगर स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता है तो स्थितिज ऊर्जा। बोलो। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो सब जानता होगा, अगर m द्रव्यमान हो, v वेग हो, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम v²। बोलो हाँ या ना। अगर m द्रव्यमान हो, v वेग हो, तो काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम v²। अब पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा अगर m द्रव्यमान हो, mgh होता है, पढ़े हैं। अगर m द्रव्यमान हो, g गुरुत्वीय त्वरण हो, h ऊंचाई हो, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। कहता है गति करने वाली वस्तु में कौन ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर v वेग से गतिशील है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हाफ एम v²। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर क्या? mc²। लगता है परमाणु बम मार के पहला प्रोडक्ट यही निकाला गया था। ये सब चला, भारत के वैज्ञानिकों को दबाया गया अगर, तो उसमें इसका सबसे बड़ा रोल था, या आइंस्टाइन और न्यूटन का। बहुत सारा खोज हम लोगों ने पहले से कर रखा था। ये छोटा यही है, मतलब स्टाम्प मार के टेस्टेड करवा के लाए कि
ये सब गली मोहल्ला का छोड़ू है। तो टा, प्रत्येक द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। ई बराबर क्या होता है, mc। द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा होता है उसे कौन ऊर्जा कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा। ई क्या है, m क्या है, और c क्या है, प्रकाश का वेग, जो होता है 3 × 10⁸ या आइंस्टाइन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत एवं सापेक्षिकता का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। किसको, ई बराबर mc का। और जितना परमाणु बम, परमाणु रिएक्टर है, सब इसी पर न काम करता है। नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा इसी द्रव्यमान ऊर्जा से प्राप्त होता है। कुछ प्रमुख प्रकार की ऊर्जाएं हैं, जिसमें पहला ऊर्जा है आपका सौर ऊर्जा। बता, सौर ऊर्जा, ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का सबसे डायरेक्ट स्रोत कौन, सौर ऊर्जा। डायरेक्ट हम लोगों को कौन ऊर्जा मिलता है, सौर ऊर्जा। और सबसे विशाल स्रोत कौन है, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट का मतलब, कहता है देखो, सौर ऊर्जा, हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत कौन है, शुरू। लिख लो, सौर ऊर्जा से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। सौर ऊर्जा से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। सौर ऊर्जा से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। और सबसे विशाल स्रोत कौन है, सौर ऊर्जा। इसीलिए चला, अब देखो, अब बिजली जो तुम लोग, हम लोग यूज करते हैं ना, इसमें सरकार का एक स्कीम आया, सब्सिडी आया है, सब्सिडी प्लान आया है, जिसके तहत आप अपने घर में सोलर पैनल लगवा सकते हैं, जिसका 60% हिस्सा आपको देना है और 40% हिस्सा शायद सरकार को देना। आई एम नॉट 100% कंफर्म, या तो 50-50 होगा, या 60 उनका होगा, 40 हमारा होगा। तो उतना परसेंट आपको देना है, अब बाकी परसेंट कौन देगी, सरकार देगी। सरकार को अगर किसी चीज को प्रमोट करना होता है तो उसमें सरकार सब्सिडी देती है। अब हम एक बार बुलवाए कि भैया मेरे पूरे मकान में 5 फ्लोर में बताओ कि सोलर प्लांट लगाना है, तो क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि भैया 3.5 लाख रुपया लगेंगे, और 3.5 लाख रुपए में 25 साल की गारंटी होगी प्लेट की, सोलर प्लेट की। अब बैटरी आपका जो नॉर्मल बैटरी का तो कार्यकाल ही 2 से 3 साल होता है, तो 2 से 3 साल में आपको बैटरी चेंज करना होगा। आप पूरे घर में लाइट और फैन जला सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार के कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन लाइट कट जाएगा तो उसमें इन्वर्टर का सुविधा है, आप इन्वर्टर अलग से लगा लीजिए, या बैटरी में तो जितना देर स्टोर रहेगा उतना देर चलेगा, और नहीं स्टोर रहेगा तो नहीं चलेगा। वो तो ऐसे भी इन्वर्टर जो हम लोग लेते हैं, तो इन्वर्टर में क्या कर होता है, लाइट कट गया, लाइट कट गया तो जितना देर इन्वर्टर में बैकअप रहेगा उतना देर चलेगा, नहीं रहेगा नहीं चलेगा। तो वो इसमें भी होगा, अगर आंधी तूफान आ गया भैया, 10-10 घंटे तक सूर्योदय नहीं हुआ, तो आपका जो बैकअप रहेगा उससे चलेगा। तो 3.25 लाख रुपए के आसपास का वो बताया हमको, और उससे हम हर महीना लगभग 10 से 12 हजार रुपया सेव कर सकते थे। एसी नहीं चलेगा, जो बहुत अधिक पावर वाला है वो नहीं चलेगा, 1500 वाट प्लस वाला तो एकदम नहीं चलेगा। लेकिन उससे नीचे जो, ये जो 75 वाट का पंखा है, 10 वाट का बल्ब है, सीसीटीवी है या कैमरा है वगैरह वगैरह, ये सब चलेगा। तो अब सरकार इस पर फोकस कर रही है कि भैया पनबिजली भी हम लोग दे नहीं पाएंगे आने वाले समय में। कोयला हमारा खत्म हो रहा है, सबसे ज्यादा भारत बिजली पैदा कर रहा है कोयला से। क्या चीज से,
लगभग 60% बिजली हम लोग कहाँ से पैदा कर रहे हैं? कोयला से। लेकिन कोयला का लिमिटेड सोर्स है। एक दिन ऐसा आएगा कि कोयला हो जाएगा समाप्त, और जब कोयला हो जाएगा समाप्त तो जितना एनटीपीसी में से तुमको बिजली मिल रहा है सब हो जाएगा समाप्त। और जब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग बिजली पैदा नहीं कर पाएंगे उतना जितना हम लोग यूज कर पा रहे हैं। जल विद्युत हम लोग पैदा कर रहे हैं, लेकिन जल विद्युत, जल का स्रोत भी तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो धीरे 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 इस अब चला। जल विद्युत में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस साल नदी यहां से बह रही है, अगले साल नदी कहीं और से बहने लगती है, तब बांध उठा उठा के नहीं ले जाइएगा। तो बहुत सारी समस्याएं। जल विद्युत उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है जितना कौन विद्युत है? कोयला विद्युत। 60 से 65% बिजली हम लोग कोयला से पैदा कर रहे हैं, और आने वाले समय में कोयला हो जाएगा समाप्त। कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सब आने वाले समय में नहीं बचेगा। तुम देखना अपने ही कार्यकाल में, अपने जीवन काल में तुम देख लेगा कि सारा पेट्रोल इंजन लगभग समाप्त हो गया और सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया तो इलेक्ट्रिक पैदा करने के लिए फिर कोयला चाहिए, कोयला भी समाप्त हो रहा है। तो धीरे धीरे सोलर पावर प्लांट का जनरेशन शुरू होगा, विंड पावर प्लांट का जनरेशन शुरू होगा, और धीरे धीरे हम लोग ऊर्जा के उस स्रोत की ओर बढ़ेंगे जो अक्षय है। अक्षय है मतलब जो कभी क्षय न होने वाला है, जिसको हम लोग कौन ऊर्जा कहते हैं? सौर ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के गर्म होने से जो ऊर्जा मिलेगी। समुद्र की लहरों से भी ऊर्जा निकल सकती है। हम बोले हर चीज में ऊर्जा है, जहां खोजिएगा वहीं ऊर्जा है। बोलन रे। इन सब बातों पर चर्चा हम लोग करेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी। पीडीएफ नहीं मिला है? सोमवार तक बुक ही आ जाएगा। हाँ, आज बुक छपने चला जाएगा। देखो ना उधर होगा।